बेटा रिकॉर्डिंग चालू हो गई आपकी अक्षांश? ये हमारे पास बैकअप में भी होना चाहिए ना अक्षांश। ठीक, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की कहानी, आगे फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, एक बार उसका क्विक रिवीजन लीजिए, फिर आज सवाल कराता हूं उसके। ठीक है, ये है कि हमने कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यदि किसी जाली को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और 3D फील कराता हूँ, थोड़ा 3D और, ये देखो शायद और अच्छे से फील हो जाए। पर ये पेपर में नौटंकी मत करना है ना, ये जितना बन जाए उतना ठीक है। ये मैंने बस थोड़ा सा ऐसे मिटा दिया कि लाइनें आर पार होती हुई दिख रही हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ये जो फ्लक्स निकालते हैं हम, जिसको हम शॉर्ट में ई डॉट एस कर देते हैं। अब मान लो यदि परिस्थिति ऐसी हो कि सरफेस कर्व्ड हो, सरफेस कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो, ठीक है, कहीं कम कहीं ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके, तो फ्लक्स तो इसमें से भी पास हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, फ्लक्स इसमें से भी पार हो रहा है, ठीक है। या ऐसे समझो, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां एक जाली रखी है ऐसी, ऐसी जाली देखो ऐसी। अब देखना ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, 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 है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इसकी जा रही है। अब इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे आर पार हो रही हैं, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फेंक के मार रहा है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते में एक एरिया भी पड़ रहा है, तो बताना इतने हिस्से को, इतने हिस्से को गौर से देखो, तो ये पता चल रहा है ना कि इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, ये पता चल रहा है ना इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ तो फ्लक्स पास हो रहा है ना ये। तो ऐसी परिस्थिति में भाई, यदि किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लग जाए तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अब आप इस एरिया को गौर से देखिए, या इस एरिया को गौर से देखिए, ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स, पहले स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे। स्मॉल फ्लक्स कैसे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया ds, उस पर नॉर्मल डालेंगे, ये तो पहले डी फाई यानी स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे, ये ना लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये लगाएंगे, और फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और कल जाते जाते बात बताई थी, असली फॉर्मूला तो यही है, असली फॉर्मूला यही है, ई डॉट ds। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसे सवाल ना आके ऐसे सवाल आ जाए, तो इसमें से ई बाहर ले लेना इंटीग्रेशन से, क्योंकि नियम ये कहता है ना, जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, ई बाहर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसी में मैंने एक और चीज बताई, सपोज करो बेटा यदि कोई, ये जो जाली है ऐसे ना होके, सपोज करो, इमेजिन करो ये स्फीयर है, अब स्फीयर की तरह सोचना है ना, और यहां पे मैंने रख दिया प्लस क्यू। अब प्लस क्यू फील करो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। आप ऐसे समझो कि एक फुटबॉल है, जाली की फुटबॉल है, कल जो जाली थी ना मच्छर वाली, उसकी मैंने एक फुटबॉल बना दी है, और उसके अंदर एक फव्वारा रख दिया है, फाउंटेन। अब वो फाउंटेन जब प्रेशर से पानी मारेगा, तो बताइए उस जाली, जो चारों ओर जाली है, एक स्फेरिकल जाली जिसके अंदर एक फाउंटेन रख दिया है, अब जब वो फाउंटेन प्रेशर से पानी मारेगा चारों तरफ, तो मुझे बताइए उस जाली में से पानी आर पार होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो, उस जाली में से पानी आर पार होगा ना, यानी उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब उसमें से। तो अब आप बताइए, अब मैं बोर्ड पर जाली नहीं बना सकता, लेकिन आप अपने दिमाग में फील करिए कि एक जाली है, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, जो फाउंटेन की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फेंक रहा है। तो बताइए ये जो सरफेस है, इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जो सरफेस है, स्फीयर में सरफेस होती है कि नहीं होती, इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सोच के बताओ, सिर्फ ये बताओ, क्योंकि आपको ये फील आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ हो रहा है, हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ना। तो अब यदि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, यही लगेगा।
लेकिन यदि सरफेस क्लोज है, जैसा कि इस एग्जांपल में ये क्लोज सरफेस है, बाकी कोई भी एग्जांपल में क्लोज सरफेस नहीं थी, तो हम यहाँ पर एक इशारा और लिख देते हैं, ये इशारा, ये मेरा कल का, मतलब कि ये जो फ्लक्स कैलकुलेट किया जा रहा है वो क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है। ये तो थी कल की बातें, ठीक है। अब उसी कल की बातों को कंटिन्यू करके, बेटा वो गाना ना फिजिक्स में बेकार है, एक गाना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ना 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 ना, कल की बातें नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते फिजिक्स में। कल का भूल जाओगे, छोड़ो कल की बातें थी, कल की बात छोड़ दोगे तो आज समझ में नहीं आने वाला। अब आ जाइए, एक नोट में छोटा सा बताता हूं। देखिए सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश हो रही है, उधर की ओर बारिश हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक जाली ऐसे रखी हुई है। सबको पता है ये जाली जिस तरीके से रखी है, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास होने की, मैक्सिमम फ्लक्स, यही जाली रखी हुई है उसी फील्ड में, ठीक है। अब बताओ, दोनों एक जैसी, ये दोनों जो जाली हैं, ये दोनों जो एरिया हैं वो एक जैसे फील्ड में रखे हुए हैं, दोनों का एरिया भी एक जैसा है, तो बताओ दोनों में एक जैसा फ्लक्स पास हो रहा होगा या अलग अलग, जल्दी बताओ। एक जैसा एरिया, एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक जैसी ओरिएंटेशन भी है, ठीक है, एक जैसी ओरिएंटेशन है, दोनों में से सेम फ्लक्स पास हो रहा है, बिल्कुल ठीक सेम। लेकिन यहां पर एक शब्द और है, वो समझना, फ्लक्स की एक गहराई और बताता हूं। देखिए सपोज करो ये कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है, मैंने इसमें सुई, कपड़ा या कागज, ये सुई ली और इसमें धागा घुसेड़ दिया, धागा घुसा रहा हूं, तो गौर से सुनना, एक तरफ से धागा घुस रहा है लेकिन दूसरी तरफ से निकल रहा है। एक चीज समझना, बताना, मैंने यदि इसमें से सुई घुसाई, या कोई है ना सुई घुसाई, तो आप इसमें दो शब्द यूज कर सकते हो, इधर वाली साइड से तो धागा, बताना इधर वाली साइड से धागा घुस रहा है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, सुई जो है इस वाली साइड से, और सुई इधर से आ रही है, सुई इधर से आ रही है, तो इस वाली साइड से सुई इनवर्ड है या आउटवर्ड है, जी हाँ इनवर्ड है। और इस वाली साइड से सुई इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इस वाली साइड से आउटवर्ड है। तो सेम फ्लक्स में भी एक तमीज और है जो मैंने कल नहीं आज बोली है। फ्लक्स कैलकुलेट तो ऐसे होता है जो फॉर्मूले मैंने बताए, लेकिन फ्लक्स में एक चीज और कैलकुलेट होती है कि वो आपने इनवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है या आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है, यानी अपनी नॉलेज में एक चीज और जोड़िए। यानी कल मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, अब पूरी होने वाली है। फ्लक्स का फॉर्मूला तो ठीक है जो मैंने बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमें यह भी बताना होता है कि वो इनवर्ड थी या आउटवर्ड थी, आपने इनवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है या आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है, हमें ये और बताना होता है। अब देखना, सुनना बेटा, ये कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस। कल एक चॉइस आई थी, मैं इस पे ऐसे भी नॉर्मल डाल सकता हूं, एन कैप, अब एन कैप के हिसाब से, और नॉर्मल ऐसे भी डाल सकता हूं, बोलो डल सकता है कि नहीं। यानी इस वाले पर नॉर्मल इधर भी डल सकता है और नॉर्मल इधर भी डल सकता है। प्लीज सुनना, नॉर्मल, क्योंकि कल मैंने एक चॉइस दी थी कि नॉर्मल इधर भी डल सकता है, इधर भी डल सकता है। अच्छा, ये चॉइस कब नहीं दी, ये चॉइस कब नहीं होती आपके हाथ में, जब क्लोज सरफेस होती है तब ये चॉइस नहीं होती, क्योंकि क्लोज सरफेस में सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल डलता है। जैसे कप के आउटसाइड हैंडल होता है ना, वैसे ही क्लोज सरफेस में आउटसाइड नॉर्मल डलता है। लेकिन यदि नॉर्मली प्लेन सरफेस है, सिंगल है ना, क्लोज सरफेस नहीं है, तो नॉर्मल इधर भी डल सकता है, इधर भी। तो गौर से देखो, सपोज करो रामलाल और श्यामलाल दो बंदे हैं, दोनों ने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जैसी जाली रखी, लेकिन रामलाल ने इधर नॉर्मल डाला और श्यामलाल ने इधर नॉर्मल डाला, रामलाल ने इधर नॉर्मल डाला और श्यामलाल ने इधर, तो दोनों ही सही काम कर रहे हैं। देखिए आप बताइए इस केस में थीटा कितना है, पहले वाले फिगर में थीटा कितना है, वो वाला थीटा, ई एस कॉस थीटा वाला थीटा। पहले तो ये फील करो, ई एस कॉस थीटा में थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ई एस कॉस थीटा में थीटा, बिल्कुल ठीक। इस वाले फिगर में वो थीटा 0 डिग्री है, और इस वाले फिगर में थीटा कितना है, इस वाले फिगर में थीटा कितना है, इसमें 180 डिग्री है। एंगल किस किस के बीच में, ई वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में।
एस वेक्टर, ई वेक्टर एंड एस वेक्टर नहीं समझ पा रहे तो एन कैप, क्योंकि एस वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप ही तो डील करता है। तो ई है, लंबी लंबी लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये छोटा सा एरो है, तो इसके और इसके बीच में 0 डिग्री है और इसके 180। चलिए अब यहाँ देयरफॉर यदि मैं यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करूं, क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला, ई एस कॉस थीटा वाले से, तो ई की जगह ई, एस की जगह एस, थीटा की जगह 0, तो फ्लक्स आ रहा है प्लस का ई एस। रामलाल यानी जिसने ऐसे करके नॉर्मल डाला, इस पर ऐसे करके नॉर्मल डाला, उसने प्लस का ई एस फ्लक्स कैलकुलेट किया। और जो श्यामलाल है वो जब यहां फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है यहां, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर ई की जगह ई, एस की जगह एस, और क्योंकि थीटा 180 है, अब इसी 180 से पता है क्या फर्क आ गया, माइनस आ गया, ये आएगा माइनस ई एस। तो अब आप बताइए, दिखने में दोनों में सेम फ्लक्स पास हो रहा है, हो ही रहा है, एक जैसा एरिया, एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो एक जैसा ही फ्लक्स पास हो रहा है। उसके बावजूद भी रामलाल का फ्लक्स प्लस आ रहा है और श्यामलाल का माइनस आ रहा है। ये अंतर बताएं क्यों, क्योंकि रामलाल ने, फ्लक्स में एक तमीज और होती है, अब रामलाल ये भी बता रहे हैं कि फ्लक्स इतना पास हो रहा है, लेकिन मैंने आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है, मैंने बाहर निकलती हुई लाइनों को कैलकुलेट किया है। ये क्या कह रहा है, मेरा फ्लक्स तो है इतना, सपोज करो ये वैल्यू 50 आ रही है, तो ये भी 50 आएगी, ये प्लस का 50 आ रही है, माइनस का 50, तो ये कह रहा है 50 लाइंस पास हो रही है लेकिन आउटवर्ड, ये कह रहा है इनवर्ड। अब आउटवर्ड इनवर्ड समझना, इमेजिन करो नॉर्मल का ये जो एरो है, ये जो एरो, ये जो ए, ये एरो ना होके आंखें होती, सपोज करो आंखें, नॉर्मल के एरो की जगह उसकी आंखें होती, तो पहले ये वाला फिगर देखिए। अब बताइए मैंने नॉर्मल क्यों डाला, नॉर्मल देखो मैं एरिया हूं, नॉर्मल डाल दिया, अब नॉर्मल की आंखें उधर है, उधर है आंखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने से आ रही है, सामने से, तो बताइए इस नॉर्मल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड दिखेंगी या आउटवर्ड दिखेंगी, जल्दी बोलो, आती हुई दिखेंगी जाती हुई, इनवर्ड या आउटवर्ड। ये वाला एरिया हूं मैं, मेरे पे नॉर्मल डल रहा है, नॉर्मल की ये कैप ना होके आंखें होती, आंखें, तो ये, तो देखिए जब नॉर्मल इसने यू डाला इस वाले फिगर में, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती 50, मान लो ये आंसर 50 आ रहा है, तो ये बोलेगा मुझे 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आई है, इनवर्ड 50 इलेक्ट्रिक घुसी है मुझ में। यानी श्यामलाल ने फ्लक्स तो वही कैलकुलेट किया लेकिन इनवर्ड। अच्छा यहां पे बात करते हैं, अब मैं वही एरिया हूं ये रहा, लेकिन मेरा नॉर्मल ऐसे डला है, नॉर्मल, अब नॉर्मल की आंखें उधर है, क्योंकि मैंने बोला जहां एरो है उसे आंख बोलना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है पीछे से, पीछे से। अब आप बताइए लाइन पीछे से आएंगी और यूं निकलेंगी, तो इस आंखों को कैसा फ्लक्स कैलकुलेट होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, जी हाँ आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स। आ गया समझ में। तो अब सुनिए यहां मैं एक क्लियर कट एक बात बता दूं, जैसे मैं देखो, हम ना वेक्टरों को गाली देते हैं कि अरे यार वेक्टर परेशान करते हैं, लेकिन ठीक है कुछ जगह परेशान करते हैं वेक्टर, लेकिन कुछ जगह तो स्केलर भी परेशान करते हैं, कुछ जगह स्केलर भी परेशान करते हैं। जैसे मैथ पढ़ो तो +5 -5 से बड़ा है, मैथ पढ़ोगे तो +5 का नंबर -5 से बड़ा है। टेम्परेचर पढ़ोगे +5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, टेम्परेचर पढ़ोगे, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है तो 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होता है। लेकिन जब हम चार्ज पढ़ते हैं, बताना +5 कूलम और -5 कूलम कौन सा चार्ज बड़ा है, बताइए इनमें से कौन सा चार्ज औकात में बड़ा है, हैसियत में बड़ा है, +5 कूलम और -5 कूलम, कौन सा चार्ज हैसियत में बड़ा है। क्या बात कर रहे हो बेटा, थप्पड़ मारो अपने जिन्होंने बड़ा छोटा बता भी दिया, दोनों चार्ज बराबर औकात के हैं। अच्छा क्यों -5 बड़ा है, कौन सी बुद्धि, देव चिकारा आंसर देगा है, क्यों क्यों बड़ा है माइनस, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हो बार बार, ये +5 केवल प्लस और माइनस का अंतर है, दोनों की औकात बराबर है। आई डोंट नो कि क्या समझाता हूँ क्या समझ में आता है, अपनी मर्जी से बोल दिया -5 कूलम बड़ा है। अरे दोनों चार्ज बराबर स्ट्रेंथ के हैं, दोनों चार्ज बराबर स्ट्रेंथ के हैं, सिर्फ पोलैरिटी का अंतर है। यानी जब ये साइन टेम्परेचर पे लगा तो ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन जब ये यहां लगा चार्ट पे, दोनों बराबर चार्ज है बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस तो सिर्फ पोलैरिटी शो कर रहे हैं। ऐसे ही फ्लक्स में ये दोनों फ्लक्स बड़े छोटे नहीं है,
आप ये मत सोचना कि ये प्लस का फ्लक्स है तो ये ज्यादा है, ये माइनस का फ्लक्स है तो ये कम है ना, ये दोनों बराबर फ्लक्स हैं। अंतर सिर्फ ये हुआ है कि जो पॉजिटिव फ्लक्स है, यदि फाई इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है तो वो आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है, बस इसका मतलब ये है कि वो आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट हुआ है। और यदि फ्लक्स को नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब वो अंदर आती हुई लाइनें कैलकुलेट हुई है। यानी फ्लक्स में ये तमीज और होती है, जैसे चार्ज प्लस माइनस हो सकता है वैसे ही फ्लक्स भी प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसके प्लस माइनस में, इसके प्लस माइनस का मतलब ये होता है, यदि वो पॉजिटिव फ्लक्स आया है तो इसका मतलब आउटवर्ड बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट की गई है, और यदि ये नेगेटिव आया है तो इसका मतलब उसने इनवर्ड फ्लक्स अंदर आती हुई। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, ये होता है बेटा आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लक्स। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। सेंसिबल बनो, पढ़ो, मेहनत करो, आंसर देने से पहले सोचो। दे दिया -5 कूलम बढ़ाए, यानी इसका मतलब कुछ तो, या तो कोई आर्गुमेंट चला होगा आपके दिमाग में, या तो मुझे वो आर्गुमेंट दो कि सर मेरे दिमाग में ये चला इसलिए मैंने -5 कूलम चार्ज बड़ा बताया। चलो फटाफट बताइए बेटा सब लोग, एक बार समझ में आया ये? और यानी फ्लक्स में ये चीज और है, ये भी चीज है, आपको बताना पड़ेगा कि प्लस है या माइनस है, ये भी बताना पड़ेगा कि आपने, सपोज करो देखो ये आंसर आ रहा है प्लस का 50, भाई E इंटू एस की वैल्यू कुछ तो आएगी, तो यही आंसर -50 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 50, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब वो पास इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, ये देखने वाले का नजरिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है मैंने 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हुई आउटवर्ड पार होती हुई, ये आर ये पार है ना, घुसती हुई निकलती हुई। चलिए अब आ जाओ, यानी फ्लक्स की कहानी ये थी कंप्लीट कि हमें उसमें साइन भी बताना होता है। अब आ जाइए कुछ सवाल करते हैं जिससे थोड़ा सा और फ्लक्स के लिए और मजबूती मिले। एनसीईआरटी खोल लेते हैं, पेज 46 47 होगा अब तो खैर, पेज 47 पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर अभी 15 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, पेज 47, ठीक है। और एक्सरसाइज का 1.15 ये कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और E की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻3, उसे मैंने 3000 लिख दिया। आई कैप न्यूटन पर कूलम, बेटा वो जो पावर थी वो मैंने ऐसे लिख दी 3 × 10⁻3 कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ 11th की, कई लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग वेक्टर लिखते हैं ऐसे, किसी वेक्टर को दिखाना हो ए पे एरो लगा देते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी होती है, जो प्रिंटिंग है, उसको ऐसे लिखना, ऐसे करके, वो एरो ना लगा के उस लेटर को बोल्ड लिखती है, थोड़ा गहरा करती है उसको। मतलब हमारे लिए ये अलाउड है और प्रिंटिंग को ये अलाउड है, प्रिंट करने वालों को। हम बेटा गहरा करेंगे बार 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 बार, तो हमारा एक पेज पे गहरा करेंगे, उसके बाद अगले 3 पेज बिगड़ जाएंगे। अब आप एनसीईआरटी में ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई को गौर से देखो, जो ई लिखा हुआ है, बाकी लेटर जैसे ही प्रिंटिंग है इसकी, या कुछ अलग है इसकी प्रिंटिंग? ये जो ई लिखा हुआ है चेक करो, बाकी जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उस जैसी ही इसकी प्रिंटिंग है, या इसकी प्रिंटिंग थोड़ी सी अलग नजर आ रही है? बोलो। टी की प्रिंटिंग बोल्ड है, तो ध्यान रखना ये जो ई लिखा हुआ है, यदि हमें लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, एनसीईआरटी ऐसे लिखेगी थोड़ा बोल्ड करके इसको। तो याद रखना ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर है ये, तो एनसीईआरटी इस तरीके से लिखती है, ठीक है। तो एक ई वेक्टर है इतना, ये कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी। अब आ जाओ, सबसे पहले बोला है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, यानी इस बारिश में फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, यदि इस बारिश में एक स्क्वायर रख दें, ये बारिश आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और स्क्वायर कैसे रख दें? जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है एंड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। इसका पहला क्वेश्चन समझेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस,
बताओ ये कौन सा प्लेन है, जल्दी बताओ ये कौन सा प्लेन है जो मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है, ये कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड है बेटा। अब है ए मेरे भगवान, ये वाई जेड प्लेन है। अब सवाल ये कह रहा है इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर रखा है, तो बेटा स्क्वायर रख दिया मैंने यहां, जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसा मैं सुनता जा रहा हूं। बेटा थोड़ा मेरी 3D समझ में आती है नहीं आती, ये बताइए। मैंने मतलब ये वाला स्क्वायर एज इट इज, बिना टिल्ट किए हुए, तिरछा किए हुए, एज इट इज आगे खिसका दिया, ऐसे समझो। बोलो पल्ले पड़ा है या नहीं पल्ले पड़ा ये? तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 on 10 सेंटीमीटर साइड है, और ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना है, 3000, और किस दिशा में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैप, यानी एक्स एक्सिस की ओर है। तो मैं जो लाइन बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सवाल में फिगर नहीं दे रखा, तो देखिए ये मैंने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप ये सोचोगे सर ने इधर ही क्यों बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे क्यों बनाई है? क्यों बनाई है ऐसे? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्योर एक्स की ओर है। अब आप बताइए इस बारिश में ये स्क्वायर भीग रहा है या नहीं भीग रहा? इस बारिश में ये स्क्वायर भीग रहा है या नहीं भीग रहा? बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश में ये स्क्वायर भीग रहा है, बिल्कुल भीग रहा है ना। तो कितना भीगा, यानी फ्लक्स निकालना है। तो बताइए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, एरिया एस। एरिया तो बेटा तुच्छी सी चीज है, साइड ऑन स्क्वायर होता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो गया, और ये एस हो गया भाई, साइड का स्क्वायर हो गया, फिर उसको मीटर स्क्वायर में। एंड यदि मैं इसकी चांद पर डंडा करना चाहूं, इसकी चांद पर डंडा करना है, तो वो डंडा होगा ऐसे, एन कैप। होगा या नहीं होगा? किसी एरिया पर डाला गया नॉर्मल। अब बाई चांस ये एन कैप किससे मैच कर रहा है? आई कैप से। ये एन कैप भाई, ये हमने नॉर्मल इधर डाला, मजे की बात है, सिंपल स्क्वायर था, सिंपल स्क्वायर था। बॉनी जो मैंने करी है सवाल की शुरुआत की, सस्ते सवाल से की है, एक सिंपल सा एरो डल गया इस पे, है ना। इधर भी नॉर्मल डाल सकते हो बेटा, आपकी चॉइस है। मैंने इधर नॉर्मल डाला है, तो अच्छा ये बताओ मेरे इधर नॉर्मल डालने से फटाफट बताओ ये इनवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा या मैं आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं? जल्दी बताओ। यदि मैं इधर नॉर्मल डाल दिया तो ये इनवर्ड है आउटवर्ड है? जी हाँ कन्हैया बिल्कुल ठीक। ऐसे नॉर्मल डाल रहा हूं तो इसका मतलब मैंने आउटवर्ड फ्लक्स कैलकुलेट किया है। ये चॉइस आपकी होती है, ठीक है, कि आप आती हुई लाइनों को कैलकुलेट कर रहे हो जाती हुई। चलिए अब आ जाइए, एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल डाल दिया, तो चलिए फ्लक्स, सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई, देखो एक तरीका तो ये है ई डॉट एस, एक तरीका सिंपल है। बताइए ई वेक्टर कितना है? ई वेक्टर है 3000 आई कैप, और एस वेक्टर कितना है? सॉरी बेटा लिखना भूल गया मैं यहाँ। देखो एस वेक्टर की डायरेक्शन, एस वेक्टर 10 to the power -2 आई कैप। देखो ई की वैल्यू ये रही, डॉट की जगह डॉट, और एस वेक्टर ये रहा, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो उड़ गई, 30 आई डॉट आई। और बताइए आई डॉट आई क्या होता है बोलो? आई डॉट आई क्या होता है? 11 में पढ़ा होगा 1। तो फ्लक्स कितना आ गया? 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। या फिर एक और तरीका, ठीक है, ये तरीके को मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एस, होता है ना, और जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो ई का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा। बोलो ध्यान करो, ई एस कॉस थीटा। मैंने जानबूझ के और ढंग से लिखा है इस बार, ई डॉट एस को ऐसे लिख देते हो। तो बताइए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अब इसका मतलब ये है कि अब आपको ई वेक्टर नहीं रखना, ई का मैग्नीट्यूड रखना है, यानी इतना हिस्सा रखना है 3000 इंटू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 to the power -2 इंटू कॉस थीटा, यानी इन दोनों के बीच का एंगल। तो फिगर देख के बताइए ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ई वेक्टर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एस वेक्टर जो छोटा सा नॉर्मल डाल दिया है, तो एंगल इनके बीच का 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये आ गया 30 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, एरिया की यूनिट। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ये जल्दी बोलो, पल्ले पड़ा ना? ये सिंपल क्वेश्चन था,
कि देखो इससे सस्ता सवाल नहीं हो सकता आपके 12th लेवल में फ्लक्स का सबसे सस्ता सवाल था ये, कि एक सिंपल सी तो बारिश दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा तमीज का दिया है, देखो यूनिफॉर्म दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म 3000 यानी फिक्स है 3000, कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चुपचाप सीधा सा स्क्वायर दे दिया। इस दुनिया में सबसे आसान एरिया निकालना है तो स्क्वायर का होता है, और वो भी बड़ा सिंपल तरीके से। अब बी जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा तिरछा करने की कोशिश की है सवाल को। वो क्या है बी क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, उसी स्क्वायर से, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेकिंग अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। मैं सवाल समझाता हूं। सवाल ये है, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले की तरह ही है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले की तरह ही है। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतना ही है, लेकिन अब क्या किया है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले फिगर में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इस वाले फिगर में ये नॉर्मल 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी प्लीज इधर देखना, ये रहा नॉर्मल, चौक को नॉर्मल मानना, ये ऐसे रखा हुआ है, अगले फिगर में ऐसे रख दिया, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा तिरछा तिरछा तिरछा, ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे देखिए, स्क्वायर प्लेट को थोड़ा टिल्ट कर दिया है। अच्छा, जब मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, मुझे बताइए इस प्लेट, ये जो ऐसे रखी हुई है ना, इसको जब तिरछा कर दूंगा तो इसका जो नॉर्मल है, बेल्डिंग तीली घुसा रखी है, जब इसको तिरछा करूंगा तो नॉर्मल भी तिरछा हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है इसका वो ऐसे हो गया है इनके। तो सवाल ये कह रहा है कि इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब पढ़िए सवाल, अब फ्लक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। यदि इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए तो अब क्या होगा फ्लक्स। तो गौर से देखो, सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। बताइए इस सवाल में ई का मैग्नीट्यूड कितना है? इस सवाल में ई का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। हाँ बेटा, ऊपर भी कर सकते हैं, वैसे भी सही कह रहा है, ऊपर भी उठा सकते हैं थोड़ा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उधर 60 डिग्री बनाए, ठीक है। तो ई का मैग्नीट्यूड तो अभी भी 3000 है। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? एरिया का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, 10⁻⁻², कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है देख के बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इस बार ई और एस के बीच का एंगल 60 डिग्री निकला। तो 60 डिग्री, यहां तक तो आंसर 3000 यानी 30, और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 15 यूनिट। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए इसका, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, ठीक। ये था बॉनी करी मैंने। एक और सस्ता सवाल लेता हूं, सस्ता सवाल, ठीक है, वो आपकी शीट में है। तो मैं शीट में जा रहा हूं बेटा, देखता हूं क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा देखिए, शीट का जो सवाल है, एक मिनट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया, ये आ गया, ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शीट का 25, वो पहले ही पेज पे है, मतलब बेसिक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन ये है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, शीट का 25 क्वेश्चन, 25 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहा हूं 6i 3j 4k, 6i के 3j प्लस 4k, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, और यूनिट देना भूल गया तो यूनिट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर, नहीं थ्रू अ सरफेस, सॉरी थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट लाइंग इन YZ प्लेन। देखिए
ये कुछ सीन ऐसे है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई एरिया है। अब ये तो बताया नहीं है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, उसने एरिया ही निकाल के दे दिया, लेकिन उसने पोजीशन बता रखी है कि वो एरिया वाई जेड प्लेन में रखा है। ये ऐसे रखा है बेटा एरिया, बताना ये वाई जेड प्लेन ही हुआ ना, चेक करो। उसने बोला है कि ये एरिया, इसका जो एरिया है एस, वो 20 यूनिट है और वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, इस पर जब मैं नॉर्मल डालूंगा तो वो नॉर्मल आई कैप भी हो गया। वो भाई नॉर्मल डाला मैंने मैंने मेरे को तो ये सिखाया गया है कि आप नॉर्मल डालो, मैंने नॉर्मल डाल दिया। अब वो बाई चांस नॉर्मल इधर डल गया। अब बोला है कि अब फ्लक्स निकालो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आई की ओर भी है, जे की ओर भी और के, यानी इसमें आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी और के कंपोनेंट भी है, यानी स्पेस में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में। पिछला वाला जो सवाल था उसमें सिर्फ 3000 आई कैप था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका क्या मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है, जेड के अलोंग भी है। लेकिन कोई नहीं, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फ्लक्स निकालना है। सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला अब ये लगा दो, E डॉट एस। अच्छा ये बताइए मुझे, एस 20 यूनिट है तो एस वेक्टर कितना हुआ, कोई बताएगा एस वेक्टर कैसे बनाऊंगा मैं? 20 बताइए, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या लगाऊं? एस ये रहा एस वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड भी हो जाती है और एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, तो आई कैप और जुड़ जाएगा। तो ये एस वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये एस वेक्टर। तो सिंस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 6i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट, ये वाला डॉट, और एस वेक्टर का 20i के। अब यदि इसके आगे आप सवाल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपकी 11th में प्रॉब्लम है। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होता है, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। ठीक है बेटा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्हैया, मैंने बोला ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इंट्रीगेशन वाला क्यों यूज करेंगे। मैंने इंट्रीगेशन वाला फॉर्मूला असली बता दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है, सुनो, जहां हमारा काम इससे हो रहा है सिंपल। अभी तक मैंने जो 2 सवाल कराए हैं, जो दूसरा सवाल, दूसरा भी पूरा नहीं हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो सस्ता वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नकली वाले से काम चल जाएगा ना। अब बताइए, अब आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कर दो। आई का आई से कर दोगे 120 यूनिट, कदम कहानी। मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखाने वाला आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखाने वाला। आई डॉट आई 1 होता है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज फील कराना चाह रहा हूं इस सवाल में, जिनको फील आ जाए, सबको नहीं ला पाऊंगा फील, मेरी तरफ से तो सवाल हो गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आई के अलोंग भी है, वाई के, एक मिनट, एक चीज समझना, मैं इसको 3 टुकड़ों में स्प्लिट करके बताता हूं। ये एरिया रखा हुआ है, ये वाला एरिया ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, वही एरिया, ये एरिया वाई जेड, मतलब वही एरिया है, वाई जेड प्लेन में रखा है। बताना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 कंपोनेंट है, पहले सिर्फ इतना कंपोनेंट बनाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हिस्सा किसके अलोंग है, आई के अलोंग। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे, देखो बेटा, मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे की ओर यानी वाई की ओर है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर है। ये 3 टुकड़ों में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सच्चाई ये है, इन तीनों का रिजल्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3j यानी 3 यूनिट का वाई की ओर भी है, और 4 यूनिट का बाहर की ओर भी है। अब आप गौर से बताओ, ये जो एरिया रखा हुआ है, क्या ये वाली बारिश, ये वाली फिगर, क्या ये वाली बारिश इस एरिया को गीला कर पा रही है? ये वाली बारिश मतलब आर पार कर पा रही है? ये बताओ, क्या ये वाली बारिश इस एरिया से आर पार हो पा रही है? यहां फील करिए, जिस तरीके से ये एरिया रखा हुआ है, क्या ये वाली यानी नहीं कर पा रही है। और मैं ये सबको नहीं बता पाऊंगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, सबको नहीं बता पाऊंगा मैं। ये वाली जो बारिश है ना, वो इस एरिया को कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही। एक बात बताइए, एक बात, ऊपर से बारिश आ रही हो, है ना, और एरिया में यूं रख दूं, ऊपर से बारिश आ रही हो और एरिया यूं रख दूं,
इसकी थिकनेस को कंसीडर मत करना, ठीक है, हाँ इसकी थिकनेस को कंसीडर मत करना। तो बताना बारिश जब यूं गिरेगी तो इसके आर पार नहीं हो रही ना, ठीक है। अच्छा ऐसे ये बताइए कि ये जो जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट, क्या ये इस एरिया को गीला कर पा रही है? ये जो जेड कंपोनेंट है ये इस एरिया से आर पार, एरिया यूं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं निकलती, केवल कौन सी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आर पार कर पा रही है? एरिया रखा हुआ है ये, सिर्फ ये, इसमें से फ्लक्स जीरो हो रहा है, इसका भी फ्लक्स कंपोनेंट जीरो है, केवल यहां से फ्लक्स पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? केवल ये। इसीलिए जब हम यहां कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो सिर्फ आई का आई से मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का कोई इफेक्ट ही नहीं आया फ्लक्स में, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बेटा जो चीज यहां नहीं आई वो यहां फील आ गई या नहीं आ गई? इसका और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो यहां फील करिए। केवल किस किस इलेक्ट्रिक फील्ड के किस कंपोनेंट का फ्लक्स में योगदान है? वो है एक्स एक्सिस, ये वाले कंपोनेंट का। सिर्फ ये लाइन है तो उस एरिया को आर पार कर पा रही है, आर या पार कर पा रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। हाँ प्रियांशु ऐसे भी फील कर सकते हो, सेकंड और थर्ड में दोनों में ही वो एंगल 90 है, ऐसे भी बोल सकते हो। चलिए फिर एक और सवाल लीजिए, फिर एक और सवाल लेता हूं मैं, है ना। फ्लक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी एरिया से आर पार, अभी भी सस्ता सवाल लिया है मैंने, एक बार फिर एनसीईआरटी, एक बार फिर एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में 16वां क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज का 16। अभी 15वां करा के चुका था, वही पेज 47, फिर 15वें के बाद में अचानक एक शीट पे आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है 16वां कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, हाँ देखिए देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब जो पिछला क्वेश्चन है 15वां, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही लिख देता हूं, 3000 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो वो ये कह रहा है 16वां सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 15 वाला सवाल का ही है, लेकिन अब इसके रास्ते में क्या पड़ा हुआ है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट, इस तरीके से रखा हुआ है, सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स।